सो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बर्जियोनिक एस्पिरेशन। तो देखिए, यहाँ हम कर रहे हैं स्टार्ट क्लास नाइन्थ से मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। सो क्लास नाइन्थ में मैं पहले सारी साइंस कवर करूँगी, फिर मैथ्स करेंगे, देन एसएसटी करेंगे, फिर हम क्लास टेंथ पे शिफ्ट होंगे। वन बाय वन आपको सभी चैप्टर की सीरीज मिलती रहेंगी विद प्रॉपर प्लेलिस्ट, विद प्रॉपर नेमिंग, जिससे आप समझ पाओ कि हाँ, ये कौन सा चैप्टर है, कौन सा पार्ट है, सब कुछ क्लियर होगा। ब्लू मार्क क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक मैं सब कुछ बताऊंगी आपको, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो पहले से भी बोलिए राधे राधे। तो राधे राधे का नाम लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं साइंस चैप्टर 3 क्लास 9, दैट इज एटम एंड मॉलिक्यूल। सो आई होप मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर है। नाउ आई एम ट्राइंग टू डिफाइन यू द चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल। ओके, नाउ सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एटम क्या होता है बेसिकली एंड मॉलिक्यूल क्या है। क्योंकि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ो, ये मतलब अपने दिमाग में बस फिट कर लो, चाहे साइंस हो, एसएसटी हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो, हमें पहले चैप्टर का नाम क्लियर करना है कि चैप्टर का नाम क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले एटम और मॉलिक्यूल, यही हमारे चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का नाम क्लियर करवाती हूँ कि एटम है क्या एग्जैक्टली एंड मॉलिक्यूल एग्जैक्टली है क्या। फॉर एग्जाम्पल, दीवार दीवार तो सभी ने देखी है, दीवारों की चार दीवारी में हम रहते हैं। तो दीवार, जैसे ये दीवार है, दीवार में बहुत सारी इस तरह से ईंटें लगी होती हैं, है ना, बहुत सारी ईंटें लगी होती हैं। ये जो छोटी छोटी ईंट है, देखो दीवार कैसे बनती है, एक 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 ईंट करके अपने कहते हैं ना मकान बनता है। तो ये जो एक ईंट है, जो इस घर की नींव है, उसे हम क्या बोलते हैं, एटम। साइंस की लैंग्वेज में अगर मैं इसको डेली लाइफ से रिलेट करना चाहूँ, और जब एक 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 ईंट बन के ये दीवार बन गई, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल। तो मतलब अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एटम बेसिकली है क्या, सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। द स्मॉलेस्ट यूनिट, जो सबसे किसी भी बॉडी में, किसी चीज़ में प्रेजेंट है, वो है स्मॉलेस्ट यूनिट। और जब ये स्मॉल स्मॉल कंबाइन हो जाते हैं, तो फिर जो एक नया चीज़ बनती है, दैट इज मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ पे दीवार हो गई, और ये जो एटम होगी ये होगी ब्रिक। और जब ब्रिक्स ब्रिक्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनती है, वॉल। सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल। डेफिनेशन छोड़िए, मतलब मेन आपको क्लियरिटी आनी चाहिए दिमाग में कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड मॉलिक्यूल, जब स्मॉल स्मॉल यूनिट आपस में कंबाइन हो जाएंगी तो बड़ा चीज हमारी क्या बन जाएगी, मॉलिक्यूल। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। बाकी चैप्टर में हम इसके आगे बहुत कुछ पढ़ते रहेंगे, बट अभी आपको चीज क्लियर होनी चाहिए कि हाँ, अच्छा एटम ये है एंड मॉलिक्यूल ये है। ना कम टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो जब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, हम फॉलो करते हैं द फेमस बुक, और दैट इज एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप पढ़ते हो दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से आप क्या समझते हैं वो आपको बताऊंगी। सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमारे दो साइंटिस्ट ने दिए थे, दैट इज द लॉविशियर एंड द जोसेफ एल प्रॉस्ट। इन्होंने इसके ऊपर दो लॉ दिए। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड दूसरा इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो सबसे पहले देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कहना चाहता है। This law states that the total mass of reactant in a chemical reaction is equal to the total mass of product. Mass can neither be created nor be destroyed. I know आपको कुछ भी समझ नहीं आया, चलिए फिर हम किस लिए, देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करती हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सो देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कहना चाहता है, ये कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास कभी भी क्रिएट नहीं होता, ठीक है, और ना ही कभी डिस्ट्रॉय होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो आपने कोई दो पीसेस लिए, ये एंड ये, इनको कंबाइन करके आपने एक बड़ा पीस बना दिया, ये दोनों जुड़ गए और ये ऐसा बन गया। तो जो सबसे पहले जिन चीज़ों को तुमने लिया उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और जो मुझे मिला उसे मैं क्या बोलती हूँ, प्रोडक्ट। अब देखिए, मान लेते कि इस पेपर का वेट कितना था, 1 ग्राम, और इस पेपर का वेट भी कितना था, 1 ग्राम। तो जो ये मिला पेपर वो कितना हो गया, 2 ग्राम। हम जैसे मान लो घर पे भी कोई चीज़ बनाते हैं, कहते हैं इन दोनों को मिला दो, आधा किलो ये डाल दो, आधा किलो ये डाल दो, तो हमें 1 किलो चीज़ हमारी बन जाएगी। ठीक है, वही हो गया। तो इसका मतलब मास कहीं डिस्ट्रॉय हुआ नहीं, एक और एक मिलकर कितने हो गए, 2। और मास जो रिएक्टेंट का मास कितना था, एक
और 1 ग्राम, 1 + 1 वो भी कितना आएगा 2, और प्रोडक्ट का भी कितना है 2। तो वो वही कहना चाहता है दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, एंड मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, जैसे कि हमने यहाँ किया, 2 पेपर को बनाकर एक नई फॉर्म बना दी, या फिर घर पे भी हम जैसे कुछ किचन में करते रहते हैं, तो कोई भी 2 चीज़ों को मिक्स करके एक नई डिश तैयार कर दी, वो हो गया बेसिकली। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर मैं आपको इसको और भी डिफाइन करना चाहूँ तो ऐसे भी कर सकते हैं। हम्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कोई, ये है ए प्लस में बी, और इसने बना दिया है सी। तो जो ए है प्लस बी है, उनका मास, मतलब मास ऑफ ए, अगर मैं लिखूंगी प्लस मास ऑफ बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू किसके आएगा, मास ऑफ सी के। दिस इज द मेन एग्जाम्पल, या फिर ये मेन चीज़ है जो आप वहाँ पे अपने आंसर में कोट कर सकते हो, दैट इज मास ऑफ ए इज इक्वल्स टू मास ऑफ बी। तो इतना ही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बाकी आपने इसमें कुछ नहीं करना। इसका एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी बढ़िया सा। चलो ठीक है, अभी हम चलते हैं दोबारा इस पे। अभी हमारा रहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या कहता है, दिस लॉ, पता क्या है, साइंस में ना एक बहुत ही चीज़ अच्छी है कि ना आप हर एक चीज़ को अपनी डेली लाइफ से रिलेट करो। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मैंने डेली लाइफ से रिलेट कर दिया। मान लो आप कुछ भी बना रहे हो, मैंने कहा कि उसमें आधा किलो आटा डाल दो, आधा किलो मैदा डाल दो, एंड आपका 1 किलो बढ़िया मटेरियल तैयार हो जाएगा किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जिसमें मान लो आटा और मैदा डलता हो। तो वो हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि हमने आधा किलो आटा लिया, आधा किलो मैदा लिया, और मेरा 1 किलो तैयार हो गया। आधा किलो वैसे भी 1 किलो हो गया, और वो वैसे भी 1 किलो हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ गए कि उसकी फॉर्म चेंज होगी, पहले अकेला आटा था और फिर मैदा था, अब आटा और मैदा मिलके कोई नई चीज़ बन गई। ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट दैट एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। ओहो, क्या डेफिनेशन है कि एलिमेंट जो है वो ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। मतलब क्या कहना चाह रहा है, हमें कुछ नहीं समझ आया, समझाते हैं फिर आपको। रुकिए, इसका बेसिक मतलब है, देखिए अभी हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट। प्लीज साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो ये दिया है जोसेफ एल प्रोस्ट ने, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। हाँ जी, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन आपको क्या समझाना चाहता है, दैट एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। मतलब फॉर एग्जांपल देखिए, हम घर का एग्जांपल लेते हैं, आटा है ना, घर पे सब आटा गूंदते हैं, आटा, हाँ जी ठीक है। तो आटे में हमारा फिक्स है, मम्मी जैसे बताती है कि बेटा 1 कप पानी डाल देना, ठीक है, और 2 कटोरी आटा ले लेना, ठीक है, तो तुम्हारा जितना हम डेली यूज़ करते हैं हमारा आटा गूंद जाएगा। ठीक है, तो मतलब मम्मी को पता है कि आटा गूंदने के लिए मुझे 1 कप पानी लगता है और 2 कटोरी आटा लगता है, हमारी फैमिली का आटा पूरा हो जाता है। अब तुम अगर इसकी जगह 2 कप पानी डाल दोगे, मान लो तुमने 2 कप पानी डाल दिया, वो आटा नहीं, वो तो कुछ और ही बन जाएगा, यूं ऐसे लुक लुक सा करता हुआ, तो नहीं बनेगा ना वो सही। वही उसने बताया कि हर एक चीज़ जो भी प्रेजेंट होती है उसमें जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन डेफिनेट। डेफिनेट का क्या मतलब होता है, अगर मैं इंग्लिश में प्रॉपर बात करूँ, डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स, दैट इज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास, कि इस किसी भी चीज़ में जो मास होगा वो डेफिनेट रहेगा, तभी वो एलिमेंट तैयार हो पाएगा। आटा कभी तैयार होगा जब तुम उसमें 1 कप पानी ही डालोगे, वो उसका डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास है। बस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, और कुछ नहीं है, कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये देखो, नाम से भी क्लियर हो रहा है कि जो प्रपोर्शन है किसी भी चीज़ की प्रपोर्शन, जैसे आटे में पानी की प्रपोर्शन है, वो कैसी रहने वाली है, कांस्टेंट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। जैसे अगर एक और एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखिए, जैसे अगर मैं वाटर का एग्जांपल है ना, वाटर हमें सबको पता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, तो देखिए H2O में क्या है, H कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1। ठीक है, एंड अभी तुम ना आगे जाके पढ़ोगे एक चीज़ दैट इज एटॉमिक मास। अभी के लिए बस एक बार रट लो, बट मैं मेक श्योर मैं तुम्हें समझाऊंगी, अभी एक बार बस ध्यान रख लो कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है, मतलब मास वो कितना बन, हर एक चीज़ का मास है ना, पेन का भी मास है कोई ना कोई, पेपर का भी कोई ना कोई मास है, मतलब उसका वेट एक तरीके से। एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। एक बार के लिए याद रख लो ये दोनों चीज़ें, बाकी मैं समझाऊंगी कि कैसे आई है। अब देखिए हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2, तो इसका मतलब एक एक मॉलिक्यूल का मास, एक एटम का मास कितना है 1 ग्राम, तो 2 का कितना हुआ 2 ग्राम। ठीक है, एंड
ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितने हैं, एक, और एक का मास कितना है 16 ग्राम, तो इसका मतलब हो गया 16 ग्राम। अगर मैं इनका रेशियो निकाल लूँ तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। मतलब वाटर जब भी तुम देखोगे तो तुम वाटर को 1:8 में ही पाओगे, जिसमें कि हाइड्रोजन का रेशियो 1 और ऑक्सीजन का रेशियो 8, ये फिक्स हो गया है। वही जैसे हम आटे वाला एग्जांपल लिया, वही मैं आपको केमिकली तरीके से करके दिखा रही हूँ कि जब भी तुम वाटर देखोगे तो उसमें 1:8 को ही तुम पाओगे। ये तुम्हारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैंने कहा लगा देते हैं, क्योंकि पता होना चाहिए कि कैसे आया 1:8। तो 1:8 ऐसे आया कि हाइड्रोजन का जो वेट होता है वो होता है 1 ग्राम, ऑक्सीजन का वेट होता है 16 ग्राम। तो दो मॉलिक्यूल्स है तो दो हो गया, एक है तो एक हो गया, इसको कट किया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो रेशो हो गया 1:8। इसका मतलब वाटर का जो फिक्स मास है, प्रपोर्शन हो गया, वो हो गया 1:8। मतलब वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 की ही फॉर्म में प्रेजेंट होने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं आगे। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, देखते हैं यहाँ। देखिए अभी तक हमने पढ़ लिया है कि मतलब अब चैप्टर चल रहा है हमारा एटम, ठीक है। एटम के हमने दो लॉ पढ़े, ठीक है, एक तो कंजर्वेशन वाला और दूसरा कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला। ओके, नाउ अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये कौन है, ये डाल्टन। देखिए डाल्टन एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, जोहन डाल्टन। ये क्या करते हैं, ये एटम के ऊपर डिस्कवरी करते हैं और बताते हैं कि एटम के बारे में और चीज़ें। तो ये इसके ऊपर एटम के ऊपर कुछ पॉइंट्स देते हैं, वही हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये क्या देते हैं, देखिए, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। वही उसने बता दिया कि पूरा मैटर, कोई भी चीज़ है, वो किसी ना किसी छोटे 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 टुकड़ों से मिलकर बनी है, और वो ही छोटा चीज़ जो है वो क्या है, एटम। ठीक है, समझ आ गया। दूसरा पॉइंट बताइए, दूसरा है एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। ठीक है, मतलब उनका मास बराबर होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल H2, H2 में क्या है, दोनों ही H है, तो दोनों का मास भी तो बराबर ही होगा ना। बस वही है, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। ठीक है, नाउ तीसरा पॉइंट क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। अब जैसे डिफरेंट एलिमेंट है, मान लो कि मैं H2O की बात करूँ, यहाँ पर H अलग एलिमेंट है तो H का अलग होगा, 1 ग्राम, मैंने आपको बताया। ऑक्सीजन मैं बताऊंगी अभी, ये टेंशन मतलब कि 1 ग्राम 16 ग्राम क्या चल रहा है, कैसे आएगा भी बताएंगे। अभी के लिए एक बार ध्यान रख लो कि जैसे H का 1 ग्राम और O का कितना हो गया 16 ग्राम, तो जो अलग अलग होते हैं उनका मास भी कैसा होता है, डिफरेंट। जो सेम होता है उनका मास भी कैसा होता है, सेम। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज बताइए, नेक्स्ट वही, एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल। मतलब वो कहने का मतलब क्या है उसका, वो कह रहा है कि एटम इतना छोटा है कि इसके आगे नहीं होने वाला कुछ, इसका ये और नहीं टूट सकता। भाई तुम इससे छोटा और क्या कर लोगे, मतलब एटम इतना छोटा है कि हम उसको देख नहीं सकते। मैं आपको उसका साइज बताऊंगी ना, आप हैरान हो जाओगे कि मैम इतना छोटा भी हो सकता है क्या कोई चीज़। तो बिल्कुल हो सकती है, उसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। नाउ एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। इतना छोटा है, ठीक है, कि ना तो तुम उसे बना सकते हो और ना ही तुम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। वही छोटे छोटे होल नंबर्स में कंबाइन होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दो H हाइड्रोजन के एटम्स ले लिए, एक ऑक्सीजन का एटम ले लिया, इनको कंबाइन करके हमने क्या, वाटर बना लिया। छोटे छोटे होल नंबर जैसे 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे कंबाइन होते हैं। नाउ सिक्स्थ, द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम आर कांस्टेंट। ये एटम एटम रिपीट हो गए, यहाँ से कट कर देना। द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, रिपीट हो गया, द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ कंपाउंड। मतलब एक कंपाउंड के अंदर जो एटम का नंबर होता है वो होता है कैसा होता है, कांस्टेंट। और वो तो मैंने अभी आपको समझाया कांस्टेंट कैसे होते हैं। जैसे वाटर में जो फिक्स रेशियो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 1:8। यह भी हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो यही थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स रिपीट कर देती हूँ, एक मिनट इसको थोड़ा क्लीन कर दें। देखिए डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट क्या है कि all matter is made up of very tiny particles called atom. Second, atom of a given element are identical in mass. तीसरा point, atom of different element have different mass. Fourth point, atom are indivisible particle which cannot be created and not destroyed. Fifth, atom combine in the ratio of small whole numbers. Sixth, the relative number of atom are, इसको आप कट कर देना, are constant in a compound. ठीक है, आई होप यू कैन क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखिए, आपकी बुक में इसके बाद हो जाते हैं ब्लू मार्क क्वेश्चन स्टार्ट। तो मैं ब्लू मार्क क्वेश्चन अलग से मतलब साथ साथ करवाती रहूँगी जैसे जैसे आता रहेगा।
तो अभी हम करेंगे ब्लू मार्क क्वेश्चन, बस ब्लू मार्क क्वेश्चन करने के बाद हम अपना ये वीडियो एंड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका आगे वाला चीज़ मिलेगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे ब्लू मार्क क्वेश्चन, क्योंकि ब्लू मार्क क्वेश्चन मैं सोचती हूँ ना कि साथ साथ करने चाहिए। साथ साथ क्यों? क्योंकि देखो आपकी बुक वालों ने भी क्या किया है कि पहले वो टॉपिक समझाते हैं, फिर आपको क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्यों देते हैं? ताकि आपको हैंड टू हैंड टॉपिक क्लियर हो जाए। बट मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पहले पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर सोचेंगे कि चलो आप क्वेश्चन कर लेते हैं। नहीं, मैं कहती हूँ कि टॉपिक के साथ ही करना चाहिए। अब जिस तरह क्वेश्चन करोगे ना, तुम्हें जितना अभी तक पढ़ा है ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। तुम्हें कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन। नाउ देखिए, इन अ रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन हुई है, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, मतलब 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ने 6 ग्राम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन की। जो प्रोडक्ट बना है वो बना 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक सेकेंड, रिपीट कैसे हो गया? आई थिंक यहाँ पर कुछ इशू हुआ है। यहाँ पे 0.9 नहीं है, 0.9 में आएगा। 0.9 ग्राम वाटर है। यस ठीक है, बिल्कुल 0.9 ग्राम वाटर है। ये गलती से टाइपिंग एरर हो गया। ठीक है, एंड 0.9 ग्राम, हाँ जी ठीक है, वाटर है। 8.2 ग्राम सोडियम एसिडेट है। तो उसने कहा कि शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन, हाँ जी ठीक है, आर इन द एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। प्रूव करो कि ये जो हो रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। नीचे उसने रिएक्शन दे दी थी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड गिव्स टू सोडियम एसिडेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अभी हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो ये है हमारी रिएक्शन। ठीक है जी, ठीक है, ओके। अभी देखिए, अभी मैंने आपको समझाया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है। जो मास ऑफ रिएक्टेंट होने वाला है किसके बराबर होगा? मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो हम लिख सकते हैं ना ये चीज़ हमें कैसे पता लगी? हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ लिख दी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मुझे ये चीज़ पता है। अब देख लेते हैं रिएक्टेंट का मास। रिएक्टेंट वाली साइड को ना सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कितना? 5.3 ग्राम, मैंने लिख लिया 5.3 ग्राम। ठीक है, प्लस में कौन है? एसिटिक एसिड, कितना है? 6 ग्राम, मैंने लिख लिया 6 ग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट में, इधर प्रोडक्ट वाली साइड प्रोडक्ट में कौन बना है? 2.2 ग्राम क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 2.2 ग्राम। उसके बाद देखिए वाटर कितना है? ठीक है, ये चीज़ टाइपिंग एरर है, इसे आप कट कर देना। 0.9 ग्राम के क्या बना है? वाटर, मैंने लिख लिया। उसके बाद सोडियम एसिटेट देखिए कितना बना है? 8.2 ग्राम, कर दिए प्लस। अब देखिए सबसे पहले इधर कौन है? 5.3 और 6। जब मैं 5.3 और 6 को ऐड करते हैं, प्लीज़ बच्चा ध्यान रखना कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है तो 6.0 हम लिख सकते हैं। 0 और 3 कितने हो गए? 3। 5 और 6 कितने हो गए? 11। मोस्टली बच्चों को पॉइंट वाला ऐड ही नहीं करना आता होता, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कितना हो गया ये? 11.3 ग्राम। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। सबसे पहले हम इस चीज़ को इरेज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम दोबारा पेन कहाँ गायब हो रहा है? इरेज, सॉरी 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 बच्चा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ था? यस ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट। ओके, नाउ देखिए इधर वाला क्या हो गया? दैट इज 2.2, 0.9, 8.2 कर देते इनको प्लस हम। ठीक है, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 का 3, 1 ऊपर कैरी। ठीक है, 2 और 1 3, 3 एंड 8 इज 11। नाउ ये तो हो गया चमत्कार, लो हो गया प्रूफ। 9 11.3 ग्राम, 11.3 ग्राम, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हम लिख देते हैं हेंस वेरीफाइड। वेरीफाई हो गया दैट इट कैन ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कितना इजी क्वेश्चन था। अब आई थिंक आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन में जैसे जैसे बच्चे को कोई 1% डाउट भी था ना, तो इससे बढ़िया बेस्ट एग्जांपल आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नहीं मिल सकता। तो अब ये आपको एग्जांपल भी मिल गया।
आप चाहे अपने नोट्स में एग्जाम्पल की जगह से ऐड कर सकते हैं, बाकी टेस्ट क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन से तुम्हें किसकी क्लियरिटी मिली? ठीक है, जो हमने पहला क्वेश्चन स्टडी किया उससे आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की क्लियरिटी हो गई पूरी तरीके से। ठीक है, एंड आई एम डैम श्योर कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने जा रही हूँ, ये सेकंड क्वेश्चन, इससे आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन का भी किसी के दिमाग में जो एक आध गिला शिकवा है ना, डाउट है, सब क्लियर करवा दूंगी मैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion. So okay, now let's move to the topic. Now law of constant proportion वाली क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाइड्रोजन एंड कंबाइन, हाइड्रोजन सॉरी एंड ऑक्सीजन, उसने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने कंबाइन किया है इन द रेशियो ऑफ 1:8। ओके, बाय मास, हाँ जी, टू फॉर्म वाटर। मतलब उन्होंने कहा है कि हमने वाटर बनाया है और वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है एंड एक हमारा होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में, 1:8। हमने कहा ओके। ना उसने बोला व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। उसने कहा कि अगर मैं हाइड्रोजन गैस को अगर मैं 3 ग्राम ले लेता हूँ तो मुझे कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाने के लिए। अब देखिए इसका क्या मतलब है, जो 1:8 हमें दिया है, इसका क्या मतलब है, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, सॉरी उस दिन क्या कि अभी समझाया था कि वो एक्चुअली ट्यूशंस भी देते हैं ना तो करके ठीक है, चलो उस दिन भी सॉरी मतलब अभी समझाया था। इसका क्या मतलब था कि एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा किसके रेशो में रहेंगे, 1:8। इसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम या फिर एक हाइड्रोजन के लिए कितना चाहिए हमें ऑक्सीजन, 8 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब यही होगा कि एक ऑक्सीजन के लिए 8 चाहिए, तो 3 के लिए कितना चाहिए होगा, तुम बता नहीं सकते। अगर एक के लिए 8 चाहिए तो 3 के लिए कितना चाहिए होगा, 8 3 दैट इज 24 ग्राम। क्योंकि अब देखो अगर, तो इसका मतलब आगे 24 मतलब 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ हम कितने ऑक्सीजन को रिएक्ट करेंगे, 24 के साथ। अभी भी आपको अगर किसी को डाउट हो तो रेशो निकाल लो, देखो हाइड्रो रेशो सेम आने वाला है क्योंकि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को फॉलो करता है हमेशा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या कहता था कि रेशो हमेशा क्या रहने वाला है, फिक्स। हाइड्रोजन देखिए कितना, हाइड्रोजन है 3, ऑक्सीजन कितना है, मैंने निकाला 24। इसको आप कट कर लो, चाहे 3 बन जा 3, 3 8 जा 24, लो आ गया 1:, मतलब 1:8। तो आप कुछ भी वैल्यू लोगे उनका जो रेशो निकलने वाला है ना एट लास्ट, वो 1:8 ही निकलने वाला है। बस मैं आपको ये समझाना चाह रही थी इस क्वेश्चन से। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट थर्ड, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद दोगे। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन का खुद आंसर सोचो। दैट विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसने कहा कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में आपने ऐसा कौन सा पोस्टुलेट पढ़ लिया जो आपको लगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ रिलेट कर रहा है। अब आप बताइए मुझे। चलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे चलें। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे हम आ गए। ये रहा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। यहाँ पर ये नहीं था एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये थ्योरम हमने कहाँ पढ़ी है, यही तो पढ़ी है हमने। तो ये वाला पोस्टुलेट आएगा यहाँ पे, दैट एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल नॉर सॉरी नॉट बी created and not be destroyed. So okay, I hope you clear. Now move to next question. Which postulate of Dalton atomic theory law? वो कह रहा है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ऐसा कौन सा पोस्टुलेट पढ़े जो तुम्हें लग रहा है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को समझा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट ब्लूमा क्वेश्चन। सो चलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे, आ जाइए। कौन सा लग रहा है तुम्हें जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को समझा रहा है? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ओ, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम आर कांस्टेंट। लो, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ हो गया रिलेशन, मतलब ये वाला, ये द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, कि एटम का जो रिलेटिव नंबर रहेगा आर कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है इन ए कंपाउंड, इन अ कंपाउंड। तो ये हो गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का वो पोस्टुलेट दैट कैन रिलेट विद द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इसी के साथ हमारी स्लाइड एंड होती है एंड हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। तो आज हमने साइंस चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स के कुछ बेसिक
जो बेसिक बेसिक पॉइंट थे वो हमने पढ़ लिए। चलो मैं आप रिपीट करते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है, टुडे हमने आज क्या स्टडी किया है। तो आज हमने, क्योंकि अपने आप से बोलो, पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले एटम एंड मॉलिक्यूल होता क्या है, ठीक है, क्योंकि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि चैप्टर है किस चीज़ का, ठीक है। ओके, दूसरा टॉपिक बताइए क्या पढ़ा, रिकॉल 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 रिकॉल, खुद से रिकॉल कीजिए, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा मैंने, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, उसके बाद खुद से रिकॉल कीजिए, इसमें मैंने दो लॉ पढ़े, कौन कौन से, ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लिया कीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा मैंने इसमें, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड इसी में हमने एक और लॉ पढ़ा, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा दैट इज डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हमने देखे पोस्टलेट्स की क्या क्या, उसके बाद हमने किए 4 ब्लू मार्क क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन भी रिवाइज करवा सकती हूँ। पहला क्वेश्चन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एग्जाम्पल था, दूसरा क्वेश्चन जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन का एग्जाम्पल था, तीसरे क्वेश्चन में उसने पूछा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पोस्टलेट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ रिलेट करता है, तो हमने कहा कि एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फोर्थ, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पोस्टलेट है जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन के साथ डील करता है, दैट इज द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो ये था हमारा आज का पूरा ओवरव्यू जो हमने आज स्टडी किया। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर किसी को भी कुछ डाउट हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे कि मैम मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ उसे क्लियर कर दूँगी। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, नेक्स्ट अभी 3-4 पार्ट आई थिंक आराम से और बन जाएगी, क्योंकि हम वीडियोज़ को शॉर्ट ही रखने वाले हैं। तो आई होप यू लाइक इट, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ आया देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड या अगर आपको लग रहा हो कि कौन है, मतलब पहले भी मैंने अपना जब नया चैनल स्टार्ट किया है तो मैं माई सेल्फ तो नहीं, ओके, तो मैं बस मैं हूँ, एंड आई हैव बहुत सारा एक्सपीरियंस है मुझे, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ एंड आई गॉट 94% इन क्लास 10th। तो ऐसे आपको शक करने वाली बात नहीं, 94% ऐसे नहीं आते। चलो, बाकी बातें होती रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। देख लीजिए टॉपिक हमारा आज का कंप्लीट हो गया है। आप चाहे जैसे भी नोट्स बना सकते हैं, आपको जैसे लगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।